मेरी पड़ोसन इस रात घर पर बिल्कुल अकेली थी और यही वो एक फिक्रा था जो मई की इस हबसज़दा, बोझल और खामोश रात में मेरे शऊर और लाशऊर के दरमियान किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। जबकि बाहर गली में स्ट्रीट लाइट की खराबी के बायस छाया हुआ गहरा सियाह अंधेरा किसी पुरस्रार दास्तान की तमहीद मालूम होता था, क्योंकि सारा के वालिदैन और इसका छोटा भाई एक ज़रूरी ख़ानदानी तकरीब की वजह से 2 दिन पहले ही लाहौर रवाना हो चुके थे और सारा ने अपने फाइनल मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी की खातिर इस सुनसान और बड़े से घर में तन्हा रुकने का वो फैसला किया था जो अब इसके लिए एक भयानक ख्वाब बनने वाला था। मैं अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा सिगरेट के धुएं के मरगूलों के साथ रात की संगीनी का जायजा ले रहा था कि अचानक मेरी नजरें सामने वाले घर की इस बालाई मंजिल की खिड़की पर जम गई, जहां से पीले बल्ब की मध्यम रोशनी पर्दों के पीछे से झांक रही थी। और मुझे इस बात का बखूबी एहसास था कि इस वक्त सारा अपनी मोटी किताबों में सर दिए बैठी होगी, लेकिन फजा में मौजूद एक अजीब सी बेचैनी मेरे एहसाब को मुसलसल छेड़ रही थी। दूर कहीं गली के नुक्कड़ पर कुत्तों ने यकलख्त रोना और भौंकना शुरू कर दिया, जो किसी गैर मरई खतरे की पहली अलामत थी। इसी लम्हे सारा के घर के अकबी हिस्से से किसी भारी धाती चीज के गिरने और फिर शीशे के रेजा रेजा होने की एक क्रख्त आवाज आई, जिसने रात के इस सन्नाटे को चीर कर रख दिया और मेरे वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ा दी। मैं अभी इस आवाज की सिमत का तयन कर ही रहा था कि मेरे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन की थरथराहट ने मुझे चौंका दिया। स्क्रीन पर सारा का नाम चमक रहा था और जैसे ही मैंने कॉल वसूल की तो दूसरी तरफ से आने वाली हाँफती हुई, लरसती और मैं डूबी हुई आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि असलम भाई, कोई घर के अंदर है। मैंने किसी के भारी कदमों की चाप सुनी है। खुदा के लिए मेरी मदद करें। कॉल का मुनक़ता होना और मेरा अपने कमरे से टॉर्च उठाकर नीचे की तरफ भागना एक ही लम्हे का वाकया था। मैंने अपने घर का मरकजी दरवाज़ा निहायत एहतियात से खोला ताकि किसी को मेरे बाहर आने का इल्म ना हो, और फिर सारा के घर की उस दीवार के पास पहुंचा जो हमारे सहनों को जुदा करती थी। दीवार फिलांगते वक्त मेरे जहन में हजारों वसवसे सर उठा रहे थे कि वो शख्स कौन हो सकता है और उसके अज़ाइम क्या होंगे। सहन में कदम रखते ही मुझे किचन की टूटी हुई खिड़की नजर आई, जिसके टूटे हुए शीशे चांदनी की हल्की सी रमक में सितारों की तरह चमक रहे थे। मैंने जूते उतार दिए ताकि मेरे कदमों की आहट अंदर मौजूद उस दरिंदे को चौंकना न कर दे। किचन के रास्ते अंदर दाखिल होते ही मुझे हब्स के बावजूद एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जो शायद खौफ की वजह से थी। पूरे घर में खामोशी का राज था, लेकिन ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले छा जाती है। मैंने दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। लकड़ी की सीढ़ियां मेरे वजन से हल्की सी चरचराहट पैदा कर रही थी, जो उस खामोश घर में किसी धमाके से कम न थी। जब मैं आधी सीढ़ियां तय कर चुका तो मुझे ऊपर वाली राहदारी में एक साया लहराता हुआ दिखाई दिया। वो साया इंसानी कदो-कामत से कहीं ज्यादा हैबतनाक था और उसके हाथ में मौजूद किसी लंबी और धाती चीज की चमक ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो शख्स मुसल्ला है। सारा का कमरा उस राहदारी के बिल्कुल आखिर में था और वो शख्स सुस्त रवि मगर मजबूत कदमों के साथ उसी समत बढ़ रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर लगा कहीं उसकी आवाज ही मेरा पता न दे दे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा की, अपने एसाब पर काबू पाया, और जैसे ही वो शख्स सारा के कमरे के हैंडल पर हाथ रखने वाला था, मैंने अपनी टार्च की फुल बीम बराह रास्त उसके चेहरे पर मारी और एक ऐसी गुरजदार आवाज निकाली जिसने पूरे घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। वो शख्स चौंक कर पीछे हटा। उसके चेहरे पर सियाह नकाब था, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद दरिंदगी और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी जेब से एक तेज धार छेरा निकाला और मेरी तरफ लपका। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह महज एक चोरी की वारदात नहीं, बल्कि मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन और जाती नौयत का है। हम दोनों के दरमियान इस तंग राहदारी में एक ऐसी कशमकश शुरू हुई
जहां एक तरफ सारा की जिंदगी और इज्जत का सवाल था और दूसरी तरफ वो नकाबपोश वहशी जो किसी भी कीमत पर अपने मकसद से पीछे हटने को तैयार ना था। सारा के कमरे के अंदर से उसके सिसकने और रोने की आवाजें अब वाजे हो चुकी थी, जो मेरे अंदर एक नई ताकत भर रही थी। मैंने टार्च को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ पर वार किया, जिससे छेरा फर्श पर गिरकर दूर जा पड़ा। अब मुकाबला बराबर का था। हम दोनों गुथम बुथा होकर जमीन पर गिरे और सीढ़ियों की तरफ लढ़कने लगे। हर गुजरता पल इस बात का तायुन कर रहा था कि इस रात का अंजाम क्या होगा। सारा, जो अब तक कमरे में महसूर थी, हिम्मत करके बाहर निकली और उसने राहदारी का बटन दबा दिया। रोशनी होते ही वो नकाबपोश बौखला गया, क्योंकि उसकी शनाख्त होने का डर पैदा हो चुका था। उसने मुझे एक जोरदार ठोकर मारी और सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। मैं उसके पीछे लपका, लेकिन वो किचन की ऐसी टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। मैंने पीछा करने के बजाय आरा की तरफ दौड़ना बेहतर समझा, जो दीवार से लगकर फर्श पर बैठी बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे की जर्दी और आंखों का खौफ ये बता रहा था कि अगर मैं चंद सेकंड की भी देर कर देता तो शायद कहानी का रुख कुछ और होता। उसने मेरा हाथ थाम लिया और उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे वो मुझे दोबारा कभी ना छोड़ना चाहती हो। इस रात हम दोनों ने मिलकर पुलिस को इतला दी, और जब तक उसके घर वाले वापस नहीं आ गए, मैं उसके सहन में पहरा देता रहा। ये पहला बाब सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस तवील और पुरअसरार सिलसिले का आगाज था जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देना था। पहले बाब की इस हौलनाक रात के बाद जब सूरज की पहली किरणों ने सारा के घर के सहन को छुआ, तो ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी में रात के तमाम खौफ को धो डाला है। मगर मेरे दिल के किसी कोने में वो नकाबपोश वहशी और इसके हाथ में चमकता हुआ वो खंजर अब भी एक डरावने ख्वाब की तरह नक्श थे। सारा, जो अब कुछ हद तक संभल चुकी थी, किचन की मेज पर सर झुकाए बैठी थी और इसके सामने रखा चाय का कप अब ठंडा हो चुका था, क्योंकि इसकी सोचें कहीं दूर इन अंधेरों में भटक रही थी जहां से वो अजनबी नमूदार हुआ था। मैंने खिड़की के टूटे हुए शीशों को समेटते हुए सारा की तरफ देखा और महसूस किया कि वो अब भी बार बार अपने मोबाइल को देख रही है, जैसे उसे किसी पुरअसरार पैगाम का इंतजार हो। गली में अब जिंदगी की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दूध वाले की साइकिल की घंटी और बच्चों के स्कूल जाने का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन इस घर के अंदर की फिजा अब भी भारी और बोझल थी, क्योंकि वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो एक घर की पहचान होता है अब बुरी तरह मजरूह हो चुका था। पुलिस ने अगरचे रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन इनके रवैये से लग रहा था कि वो उसे एक मामूली चोरी की नाकाम कोशिश समझ रहे हैं, जबकि मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो शख्स सिर्फ चोरी के इरादे से नहीं आया था। सारा ने अचानक सर उठाया और उसकी भीगी हुई आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। उसने धीमी आवाज में पूछा, असलम भाई, वो मुझे ही क्यों निशाना बनाना चाहता था? क्या उसे मालूम था कि मैं अकेली हूं? इस सवाल ने मेरे जहन में शक की एक नई लहर पैदा कर दी, क्योंकि इस मोहल्ले में और भी कई घर थे जहां शायद ज्यादा मालो दौलत मिल सकती थी, मगर इस शख्स का बराह रास्त सारा के कमरे की तरफ बढ़ना किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। इसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन खुद मेरे हाथ उन छुपे हुए सुरागों को ढूंढ रहे थे जो वो नकाबपोश अपने पीछे छोड़ गया था। मैं दोबारा उस राहदारी में गया जहां हमारी झड़प हुई थी, और वहां फर्श पर मुझे एक छोटी सी धाती चीज चमकती हुई नजर आई। वो एक खास किस्म का बटन था जिस पर किसी कंपनी का मोनोग्राम बना हुआ था। इसे देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो हमला आवर शायद कोई पेशावर मुजरिम नहीं था, बल्कि कोई ऐसा शख्स था जो किसी मखसूस वर्दी या लिबास का आदी है। अभी मैं उस बटन का मुआयना कर ही रहा था कि सारा के घर की बेल बजी। हम दोनों उछल पड़े। सारा के चेहरे पर दोबारा वही जर्दी छा गई। मैंने उसे पीछे रहने का इशारा किया और खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल में एक अजीब सा खौफ था, कहीं वो शख्स
दिन के उजाले में दोबारा तो नहीं आ गया, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले का चौकीदार खड़ा था, जो रात की ड्यूटी खत्म करके जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसने मेरे अंदर नफरत और शक के जज्बात को बेदार कर दिया। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि साहब, रात को यहाँ बड़ा शोर था, क्या सब खैरियत है? उसकी बातों में हमदर्दी कम और करीब ज्यादा महसूस हो रही थी। मैंने उसे मुख्तसर जवाब देकर रुखसत किया, लेकिन मेरे जहन में एक नया ख्याल कौंध गया कि क्या ये मुमकिन है कि महल्ले की हिफाजत पर मामूर लोग ही इस साजिश का हिस्सा हों। मैं वापस अंदर आया तो सारा अपने कमरे की बालकोनी में खरी खाली नजरों से सामने वाली सड़क को देख रही थी। उसका वजूद एक ऐसी तन्हाई का शिकार था जिसे अब सिर्फ भरोसा और तहफ़्फ़ुज़ ही खत्म कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब जब तक सारा के घर वाले वापस नहीं आ जाते, मैं उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि शायद बहुत करीब छुपा हुआ है। दिन गुजरने के साथ साथ हब्स बढ़ता गया और उसके साथ ही मेरे अंदर का इज़्तिराब भी। हर गुजरती गाड़ी और हर अजनबी दस्तक हमें चौंका देती। सारा ने अपनी किताबें दोबारा खोल तो ली थी, मगर उसकी नजरें सफ़ों पर जमी होने के बावजूद कुछ पढ़ नहीं पा रही थी। शाम ढलते ही जब दोबारा साए तवील होने लगे तो वही पुराना खौफ लौट आया। वो रात जो हमने अभी गुजारी थी वो तो सिर्फ एक झलक थी। असल खतरा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वो निकाब पोश जान गया था कि उसके रास्ते में अब मैं खड़ा हूं। दूसरे बाब का ये इख्तिताम हमें इस मोड़ पर ले आया है जहां दुश्मन और दोस्त के दरमियान तमीज करना मुश्किल हो चुका था, और सारा की खामोश दीवारें अब नए राज अगलने के लिए तैयार थी। सारा की जिंदगी के इस सबसे हौलनाक मोड़ से शुरू होता है जब सूरज गुरूब होने के बाद घर की दीवारों पर फैलने वाले साए वहशी दरिंदों की तरह उसका घेराव करने लगे और उसे महसूस होने लगा कि उसकी हर हरकत, हर सांस और उसके दिल की हर धड़कन पर कोई गैर मरई आंख मुसलसल पहरा दे रही है। मई की वो दूसरी रात पहले से कहीं ज्यादा हब्सज़दा और बोझल थी। फजा में फैली हुई खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर चलते हुए पंखे की आवाज भी किसी मशीन की घन गरज की तरह कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मैं सारा के घर के दीवान खाने में एक सोफे पर बैठा हुआ था और मेरे सामने मेज पर वही परासरार बटन रखा था जो मैंने राहदारी से उठाया था। सारा अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो भी वहीं मेरे सामने बैठी हुई थी और उसकी आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के उसकी शदीद थकन और जहनी दबाव की गवाही दे रहे थे। वो बार बार खिड़की के पर्दों की थोड़ी सी झरी से बाहर गली में झांकती और फिर सहम कर वापस बैठ जाती, जैसे उसे यकीन हो कि वो नकाब पोश अभी भी बाहर अंधेरे में खड़ा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कई बातें की, लेकिन मेरे अपने अंदर का इज़्तिराब किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था, क्योंकि मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि वो हमला आवर महज कोई राह चलता चोर नहीं था, बल्कि वो इस घर के कोने कोने से वाकिफ था। अचानक बाहर गली में एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई और फिर दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। हम दोनों के दिल की धड़कनें यकलख तेज हो गईं और सारा ने मेरा हाथ इतनी सख्ती से थाम लिया कि उसके नाखून मेरी जल्द में पेवस्त हो गए। मैंने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और दबे पांव गेट की तरफ बढ़ आ। मेरा हाथ अपने दिफा के लिए एक भारी डंडे पर जमा हुआ था, लेकिन जब मैंने गेट के सुराख से बाहर देखा तो वहां कोई नकाबपोश नहीं, बल्कि सारा का दूर का एक कजन हम्माद खड़ा था, जिसे सारा के वालिदैन ने शायद इसकी हिफाजत के लिए भेजा था। हम्माद के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी और उसके कपड़ों पर वही मखसूस बटन लगा हुआ था जो मैंने रात को फर्श से उठाया था। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरा खून गुस्से और हैरत से खोलने लगा कि वो दुश्मन जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो खुद को मसीहा बनाकर हमारे सामने खड़ा था। मैंने सारा को खामोश रहने का इशारा किया और हम्माद के लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन मेरी नजरें मुसलसल इसके हाथों और इसकी चाल पर जमी हुई थी, जो बिल्कुल इस नकाब पोश जैसी थी जिससे मेरी झड़प हुई थी।
हम्माद घर के अंदर ऐसे दाखिल हुआ जैसे वो यहाँ का मालिक हो, और इसमें सारा से इसकी खैरियत पूछने के बजाय घर के कीमती सामान और लाकर्स के बारे में सवालात करना शुरू कर दिए, जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। रात जो जो परवान चढ़ती गई, हम्माद की हरकत और सकनात पर असरार होती गई। वो बार बार किचन में जाता और किसी से फोन पर धीमी आहें में बात करता, जैसे वो किसी अगले इकदाम की मंसूबाबंदी कर रहा हो। सारा भी अब ये भाप चुकी थी कि कुछ गलत है, और उसने अपनी नजरों से मुझसे मदद की अपील की। मैंने फैसला कर लिया था कि इससे पहले कि हम्माद कोई नई चाल चले, मुझे उसे बेनकाब करना होगा। जब वो दोबारा किचन की तरफ गया तो मैंने खामोशी से इसका पीछा किया और उसे फोन पर यह कहते सुना कि काम आज रात ही खत्म हो जाएगा। लड़की अकेली है और वो पड़ोसी भी अब मेरे काबू में है। ये सुनते ही मेरा जब्त जवाब दे गया और मैंने उस पर पीछे से हमला कर दिया। हम दोनों किचन के फर्श पर गुथम गुथा हो गए और बर्तनों के टूटने की आवाजों से पूरा घर गूंज उठा। सारा चीखती हुई किचन में आई और उसने देखा कि मैं हम्माद का गला दबोचे हुए उसे सच उगलने पर मजबूर कर रहा था। इसी कश्मकश में हम्माद की जेब से एक कागज गिरा, जो दरअसल सारा के घर के कागजात की फोटोकॉपी थी, जिस पर सारा के वालिद के जाली दस्तखत मौजूद थे। ये एक बड़ी साजिश थी जिसका मकसद सारा को रास्ते से हटाकर इस जायदाद पर कब्जा करना था। हम्माद ने जब देखा कि वो पकड़ा गया है तो उसने छुपे हुए पिस्तौल को निकालने की कोशिश की, लेकिन सारा ने हिम्मत दिखाते हुए किचन का भारी तवा उसके सर पर दे मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने फौरन उसे रस्सियों से जकड़ दिया और पुलिस को कॉल की। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो सारा मेरे कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। इस तीसरे बाब ने यह साबित कर दिया था कि कभी कभी इंसान का अपना खून ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और वो पड़ोसी जिसे वो सिर्फ एक अजनबी समझती थी, उसके लिए मुहाफिज की शक्ल में ढाल बनकर सामने आया। अब रात बीत रही थी और सहर करीब थी, लेकिन हमारी जिंदगियों में आने वाला ये तूफान अभी पूरी तरह थमा नहीं था, क्योंकि हम्माद के पीछे छुपे हुए असल मोहरे अभी भी आजाद थे। जब हम्माद के बेहोश वजूद को पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने सुकून के बजाय सारा के दिल और दिमाग में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी थी जो किसी जहरीले नाग की तरह उसे डस रही थी। मई की वो तीसरी रात अब अपने आखिरी पहर में थी और आसमान पर तारे अपनी चमक खोकर किसी उदासी का मंजर पेश कर रहे थे। सारा अब भी दीवान खाने के इसी कोने में सिमटी बैठी जहां चंद घंटे पहले खून सफेद होने की दास्तान रकम हुई थी। इसके चेहरे पर मौजूद जर्दी अब गहरे दुख में बदल चुकी थी, क्योंकि जिस शख्स को वो अपना भाई समझती थी वही उसकी जिंदगी और जायदाद का सौदा करने निकला था। मैंने उसे कॉफी का गरम मग थमाया ताकि उसके लरजते हुए हाथों को कुछ सहारा मिल सके, लेकिन सारा की नजरें अब भी इसी किचन के फर्श पर जमी थीं, जहां हम्माद की जेब से निकला वो मनहूस कागज पड़ा था, जिसने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया था। फजा में अब भी हम्माद की इन आखिरी धमकी आमेज बातों की गूंज बाकी थी, जो उसने पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए कही थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इन अल्फाज ने मेरे जहन में खतरे की एक नई घंटी बजा दी थी, क्योंकि अगर हम्माद सिर्फ एक मोहरा था तो असल शतरंजबाज अभी भी कहीं अंधेरे में छुपा हमारी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। मैंने सारा को मशवरा दिया कि वो कुछ देर आराम कर ले, लेकिन उसने इनकार में सर हिला दिया, क्योंकि उसे डर था कि जैसे ही वो आंखें बंद करेगी वही निकाब पोश चेहरा और हम्माद की गद्दार आंखें उसे दोबारा घेर लेंगी। इसी दौरान सारा के वालिद का फोन आया, जो शायद किसी बुरी खबर की बो सूंघ चुके थे। सारा ने हिम्मत जमा करके उन्हें सब कुछ बता दिया और उनकी सिसकियां फोन के स्पीकर से बाहर आकर इस खामोश कमरे में मातम का समा पैदा कर दिया करने लगी। उन्होंने बताया कि वो पहली दस्तयाब फ्लाइट से वापस पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक हमें खुद ही अपनी हिफाजत करनी थी। मैंने घर के तमाम दरवाजों और खिड़कियों को एक बार फिर चेक किया और महसूस किया कि किचन की वो टूटी हुई खिड़की, जिसे मैंने आरजी तौर पर बंद किया था, अब भी एक कमजोर कड़ी है,
जैसे ही मैं उस खिड़की के पास पहुंचा, मुझे बाहर लान में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप हम्माद की तरह भारी नहीं थी, बल्कि बहुत सबक और नपी तली थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने टॉर्च नहीं जलाई, बल्कि साए में दबकर खड़ा हो गया और देखा कि एक काली रंग की गाड़ी गली के नुक्कड़ पर खामोशी से खड़ी है, जिसकी हेडलाइट्स बंद थीं। इस गाड़ी में मौजूद लोगों का मकसद अब साफ था। वो हम्माद की नाकामी के बाद इस काम को खुद अंजाम देने आए थे। मैंने फौरन सारा को इशारा किया कि वो ऊपर वाली मंजिल के स्टोर रूम में छिप जाए और खुद को अंदर से लॉक कर ले। सारा की आंखों में दोबारा वही वहशत नाचने लगी, लेकिन इसने मुझ पर भरोसा किया और खामोशी से ऊपर चली गई। अब मैं इस बड़े से घर में तन्हा था और मेरे सामने वो दुश्मन था जिसकी शनाख्त अभी तक एक राज थी। मैंने किचन से एक लंबा छेरा उठाया और घर की तमाम लाइट्स बंद कर दी ताकि अंधेरा मेरा साथी बन जाए। अचानक मरकजी हॉल का शीशा एक जोरदार धमाके से टूटा और 3 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। उनके पास जदीद हथियार थे और उनके अंदाज से लग रहा था कि वो किराए के कातिल है। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, लड़की को ढूंढो और इस पड़ोसी को रास्ते से हटा दो। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब वो तीनों बिखर कर तलाशी लेने लगे तो मैंने मौका पाकर सबसे पीछे वाले शख्स पर हमला किया। इसे खामोशी से फर्श पर गिरा दिया, लेकिन बाकी 2 अफराद इस आवाज से चौंकना हो गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा महला गूंज उठा और सारा के चीखने की आवाज ऊपर से आई, जिसने मेरा रुख बदल दिया। मैं जान गया था कि अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा जहां एक कातिल पहले से पहुंच चुका था। हमारी एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जहां बका की जंग आखिरी हदों को छू रही थी। मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, लेकिन दूसरा शख्स सारा के कमरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी बाब है, लेकिन ऐन इसी वक्त बाहर पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगी, जो शायद महल्ले वालों की इत्ला पर पहुंची थी। वो दोनों कातिल बौखलाकर पीछे हटे और फरार होने की कोशिश करने लगे। इस अफरातफरी में मैंने सारा के कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बुरी तरह रो रही थी। चौथे बाब का ये इख्तिताम हमें इस भयानक सच्चाई के करीब ले गया था कि जायदाद की हवस इंसान को किस कदर अंधा कर देती है कि वो अपने ही प्यारों के लहू से हाथ रंगने पर तैयार हो जाता है। अब सुबह होने वाली थी, लेकिन ये सुबह सारा के लिए एक नई और बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी का आगाज लाने वाली थी, जहां उसे अब अपनों की पहचान दोबारा से करनी थी। रात के खात्मे और शहर के नमूदार होने से शुरू होता है, जब पुलिस की भारी नफरी ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया था और वो मुसल्ला कातिल जो सारा की जान के दर पे थे, अब कानून की गिरफ्त में जा चुके थे। मई की वो तपती हुई रात अपने पीछे बहुत से ऐसे जख्म छोड़ गई थी जिनका भरना शायद बरसों का काम था। मैं सारा के साथ उसके घर के बरामदे में बैठा था, जहां सुबह की पहली ठंडी किरणों ने जब हमारे थके हुए चेहरों को छुआ तो महसूस हुआ जैसे मौत के जबड़े से निकलकर एक नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रखा हो। सारा की आंखों में अब वो वहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून और गहरी संजीदगी थी, जैसे इस एक रात ने उसे बरसों जितना बूढ़ा और समझदार कर दिया हो। वो खामोशी से आसमान की सुर्खी को देख रही थी, जहां परिंदे अपनी परवाज शुरू कर चुके थे और महल्ले की जिंदगी दोबारा अपने मामूल पर लौट रही थी। थोड़ी देर बाद एक काली गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और सारा के वालिद बदहवासी की हालत में बाहर निकले। अपनी बेटी को जिंदा और सलामत देखकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने मुझे गले लगाकर वो शुक्रिया अदा किया जिसका बोझ शायद मैं कभी नहीं उतार सकूंगा। इंकिशाफ हुआ कि हम्माद अकेला नहीं था, बल्कि खानदान के कुछ और लोग भी इस साजिश के पीछे थे, जो जायदाद के लालच में सारा के वालिद को माशी तौर पर तबाह करना चाहते थे। लेकिन इस रात की बहादुरी और मेरा एक पड़ोसी के तौर पर बरवक्त पहुंचना
उनके तमाम नापाक अज़ाइम की राह में दीवार बन गया था। मैंने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए तो सारा ने पीछे से पुकारा, और उसके लहजे में अब वो पुकार नहीं थी जो मदद के लिए होती है, बल्कि एक ऐसी अपनायत थी जो सिर्फ उन लोगों के दरमियान पैदा होती है जो मिलकर मौत का सामना करते हैं। इसने कहा, असलम भाई, अगर आप ना होते तो शायद ये सूरज मैं कभी ना देख पाती। मैंने सिर्फ एक मुस्कुराहट पर इक्तफा किया, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक फर्ज की अदायगी थी जो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर होता है। इस वाक़े के बाद सारा का घर दोबारा कहकाहों से तो ना गूंज सका, लेकिन वहां अब एक मजबूत दीवार खड़ी थी जिसका नाम एहतमाद था। हमाद और उसके साथियों को कड़ी सजा हुई और सारा के खानदान ने अपनी जिंदगी की तरजीहात बदल दी। ये कहानी जो एक तन्हा पड़ोसिन के खौफ से शुरू हुई थी, इंसानी हमदर्दी, शुजाअत और सच्चे रिश्तों की जीत पर खत्म हुई। अब जब भी मैं अपनी बैल्कोनी में खड़ा होता हूं और सामने वाले घर की खिड़की से रोशनी झांकती है, तो मुझे वो रात याद आती है जिसने हमें ये सिखाया कि अंधेरे चाहे कितने ही गहरे क्यों न हो, हिम्मत और सच्चाई की एक छोटी सी किरण उन्हें शिकस्त देने के लिए काफी होती है। और यूं उस भयानक रात का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन हमारी दोस्ती और पड़ोस का ये रिश्ता जिंदगी भर के लिए एक लाजवाल मिसाल बनकर रह गया।